ओके, हेडर फाइल्स पे हम लोगों ने पढ़ा था मैक्रोस। ओके, हेडर फाइल कंटेन्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एंड प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन और एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, दो चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, गुड। एंड द थर्ड थिंग इज मैक्रोस। एक तरह से मैक्रोस को बोला जाए तो एक तरह से वो पूरा फंक्शन ही है, पर बेहद शॉर्ट वे पे है। मैक्रोस एक तरह से नेम ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है ये, या एक फंक्शन का एक नेम हो सकता है। सिंगल लाइन फंक्शन बोल सकते हैं मैक्रोस को, या इसे एक बेटर वे पे बोला जाता है एक सेगमेंट। और ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक इस डॉक्यूमेंट पे ये नहीं है। मैंने एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था। ओके, अ स्मॉल कोड विथ नेम। इसका मतलब यह है कि एक लाइन ऑफ कोड है जिसे हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर सपोज कोई वैल्यू आपके प्रोग्राम में बहुत बार रिपीट हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है, या एवोगेड्रो नंबर है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके में बार बार रिपीट हो रहा है, पर आप उसमें क्या होता है कि जब अगर वो डेसिमल वैल्यूज में तो कभी कभी टाइपिंग एरर हो सकता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एक नंबर को एक नाम असाइन कर सकते हैं, या एक सिंबल असाइन कर सकते हैं, राइट? सॉरी। तो जो मैक्रो का डिफाइन करने का जो तरीका होता है उसे हैश डिफाइन लिखते हैं। ओके, यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, डी नहीं आएगा आपका, हैश डिफाइन बस होता है ये, हैश डिफाइन। एंड देन S1, यहाँ पे मैंने SL लिया, आई थिंक SL, एंड 2244.23456.451 एक वैल्यू मैंने उसे कंप्लीट असाइन कर दी है। ओके, ऑल्सो रिफर्स फ्रेगमेंट ऑफ कोड। यहाँ पे दो चीजें, आप दो टाइप से इसे मैक्रोस को यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ भी मिस्टेक है। ओके, इसे मैं करेक्ट करूंगा, जस्ट अ मिनट। मैक, ओके, यहाँ पे जैसे मैंने एक नेम लिया है, यहाँ पे हैज डिफाइंड mg मेरा एक सिंबल है बोल सकते हो, और सिंबल की वैल्यू सपोज ये एक वैल्यू है। दैट मीन्स जहां भी अब मैं mg यूज करूंगा वो mg की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 1 2 3 2 1 से। ओके, और जहां भी मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, देखो हेलो वर्ल्ड सपोज मेरे प्रोग्राम में 1000 टाइम्स हेलो वर्ल्ड यूज हो रहा है, तो मैंने क्या किया, उसका एक शॉर्टकट मैंने एब्रिविएशन मैंने वहां पे क्रिएट कर दिया। इज सिमिलर टू क्रिएटिंग एब्रिविएशन। अब क्लियर है कि मैं हेलो वर्ल्ड अब हर जगह ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ एच लिखूंगा। ठीक है, एक वेरिएबल है एच जो स्टोर करता है हेलो वर्ल्ड, और जहां भी मैं एच को प्रिंट करूंगा वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब क्लियर है? और इसी यस सर। कोई एक शॉर्ट ऑपरेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा एडिशन है, तो हर जगह अगर मैं एडिशन परफॉर्म करते रहूं, उससे अच्छा मैंने उसे क्या कर दिया, एक मैक्रो में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे वो ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करके मुझे सीधे वैल्यू दे देगा, कि ना कि मैं इस पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल लाइन के लिए मैं पूरा फंक्शन लिखूं, ये कन्वीनियंट नहीं लगता मुझे, तो मैंने उसे मैक्रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सर हाँ। अगर हेलो वर्ल्ड को एच में स्टोर कर सकते तो स्ट्रिंग में क्यों नहीं कर लेते डायरेक्ट? ओ गॉड, मैंने अभी तुम्हें बताया बेटा कि जो जो स्ट्रिंग है सी में एज अ स्ट्रिंग कोई एक डाटा टाइप अवेलेबल नहीं है, हम उसे कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट करते हैं, और अगर कैरेक्टर के थ्रू आप क्रिएट करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब एज कंपेयर टू आपका जो मैक्रो के कंपैरिजन में वो आपका कॉस्टली पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस Okay. सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम बेटा। ठीक है, अपन देखेंगे कि अपन ने क्यों नहीं किया, और स्टेप बाय स्टेप देखो अभी जो अपन चल रहे हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा होगा तो अभी जो अपन चल रहे हैं वो अभी हमने सिर्फ ये हैश इंक्लूड std ioh हमने कवर किया है। हम एक्चुअली अभी फर्स्ट लाइन पे चल रहे हैं, और धीरे से हम इंट मेन में आएंगे, मेन को यूज करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्टिंग से बताते चल रहा हूँ कि हम जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन हम लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखते हैं, देन हम हेडर फाइल लिखते हैं। अब हम इस हेडर फाइल्स के अंदर क्या क्या होता है
और इस हेडर फाइल्स पे हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं वो देख रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि मेन एक फंक्शन है, ठीक है, मेन खुद में एक फंक्शन है, तो हमने फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो हमने देखा। और हम अभी और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फंक्शंस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब आई थिंक आप लोग बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे नया फाइल बनाता हूं। ओके, न्यू, और इसे मैंने नाम दिया है हैप्पी। ओके, मैंने इसे नाम दिया है हैप्पी। ठीक है, हम लोगों को पता है कि ये डबल लाइन कोड है या मल्टी लाइन कमेंट, और ये कमेंट्स क्यों यूज करते हैं ये भी पता है आप लोगों को। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। गुड। उसके बाद अब आप लोगों को ये भी पता है हैश इंक्लूड क्यों लगाते हैं, और इसके अंदर जो हम लिखते हैं stdio.h वो क्या होता है एक्चुअली में, पता है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, इस हैश इंक्लूड जो आप लिखते हैं इसे बोला जाता है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दैट मीन्स ये बताता है कि इसे आपको प्री प्रोसेस करना है। प्री प्रोसेस मीन्स कंपाइलेशन से पहले इन चीजों को आपको रिप्लेस करनी है। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ जब भी हम कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को, या जब हम यहाँ पे कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं तो किन किन स्टेप्स पे वो कंपाइल होता है, ठीक है, या कंपाइलेशन कैसे होता है, उस पर हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, सी कंपाइलर या इसे ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज is given to the compiler and compiler converts into it a low level language and simultaneously low level to high level language. इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखेंगे ये एक सॉफ्टवेयर है, और बेटर बोल सकते हैं इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज बैक टू हाई लेवल लैंग्वेज। ये दोनों चीजों को कन्वर्ट करता है। या इसे एक और सिंगल स्टेटमेंट में बोल सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड, ओके, सोर्स कोड टू टारगेट कोड। जो आपका सोर्स कोड होता है उसे टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। टारगेट कोड दैट मींस रिक्वायर्ड मशीन लैंग्वेज है यहाँ पे। ओके, इन जनरल द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस और यूजर्स आर कंसीडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो लैंग्वेजेस जिन्हें हम ह्यूमंस रीड कर सकते हैं, या जनरली इसे एक नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि एक जो बहुत ज्यादा डेप्थ में प्रोग्रामिंग नहीं जानता पर हाँ कुछ लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग जानता है, वो एक हाई लेवल एक सुपर यूजर है, ठीक है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज यूज करता है वो कम्युनिकेशन के लिए। एंड द लोअर लेवल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर और हार्डवेयर इज कंसिडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है ये सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, कुछ कंपाइलर्स जो हम जानते हैं टर्बो C++ है, MinGW है, एंड GCC है, और भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, एक क्लैंग आता है, और भी डिफरेंट वर्जन है, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 को मेंशन किया है फिलहाल, क्योंकि हम लोगों ने इस पे और भी डिस्कशन किया है पहले। ओके, 2 टाइप के आपको कंपाइलर देखने मिल सकते हैं, एक नेटिव कंपाइलर होता है और एक क्रॉस कंपाइलर होता है। नेटिव कंपाइलर दैट मींस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चल रहा है वो आउटपुट जो जनरेट करेगा वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जनरेट करेगा। एंड द क्रॉस कंपाइलर इज वन जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है वो उसके लिए नहीं, वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका एग्जीक्यूटेबल जनरेट करेगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? सॉरी। यस सर। नेटिव मीन्स वो जिस पे चल रहा है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम या जिस एनवायरनमेंट में वो चल रहा है वो उसी के लिए ही एग्जीक्यूटेबल क्रिएट करेगा। And the cross compilers are those compilers which creates executable for something some other operating systems. Okay? सर क्रॉस कंपाइलर का कोई एग्जांपल मतलब कैसे जैसे तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो है। यस सर। आई थिंक वहां पे जब तुम कंपाइल करते हो, तुम विंडोज रन करते हो, विंडोज पे आप होते हैं, पर जब आप उसे कंपाइल करते हैं जो ऐप आप क्रिएट करते हैं तो वो उसका एक .apk फाइल कन्वर्जन करता है उसे और क्रिएट करता है .apk।
वो आपके सिस्टम पे तो नहीं चलता, पर वो एंड्रॉइड जो उसका ये होता है आपके फोन्स पे वो वर्क करता है। ठीक है। यस सर। और बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जो क्रॉस कंपाइलर्स हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा, या ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं असाइनमेंट, राइट एंड some examples of cross compiler and native compilers. क्लियर है ये? यस सर। ओके, अब आते हैं एक्चुअल कंपाइलेशन पे। द कंपाइलेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू टारगेट कोड हैज सेवरल फेजेस इन इट। ओके, और ये आप लोग जब कंपाइलर पढ़ेंगे आई थिंक 5th सेमेस्टर पे, तब आप इन डेप्थ सभी का पढ़ेंगे। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। ये 6 जो फेजेस हैं वो आप देखते हैं जब भी एक कंपाइलर कंपाइल करता है, पर ये हमें विजिबल नहीं होता, ये एक्चुअल के फेजेस हैं। सबसे पहले इस स्टेप को बोला जाता है लेक्सिकल एनालिसिस, then syntax analysis, then semantic analysis and intermediate code generation, then code optimization and code generation, last the target code generation भी बोला जाता है इसे। ये 6 स्टेप पे कंपाइलर वर्क करता है, पर जनरली जब हम एक सी प्रोग्राम की बात करते हैं तब हम 4 स्टेप्स पे से परफॉर्म करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज प्री प्रोसेसिंग, happens before compilation, ये compilation से पहले होता है। the second step is compiling and third step is assembly and fourth and last step is linking। okay, इसे one by one देखते हैं। okay, फर्स्ट स्टेप जो है प्री प्रोसेसिंग है। ओके, फॉर ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मैंने बताया कि जो हैश जो साइन है, हैश इंक्लूड का जो साइन लिखते हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे होता है एक्सपेंडिंग इंक्लूडेड हेडर फाइल्स, इंक्लूड्स द हेडर फाइल्स इनटू सोर्स कोड। जो आपका हेडर फाइल होता है उसे आपके सोर्स कोड में इंक्लूड करता है ये। एक्सपेंड्स मैक्रो, प्री डिफाइंड मैक्रोस एंड यूजर डिफाइंड मैक्रोस को वहां पे एक्सपेंड करता है ये। रिमूवल ऑफ नॉन कोड्स मीन्स कमेंट्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। ओके, इसके लिए हम बेटर है एक साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट करते चले तो जल्दी हम समझेंगे। ओके, stdio.h को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड जो हेडर फाइल है उसे भी मैं इंक्लूड करता हूँ। ओके, हमारे यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का नाम है imb.h, मैंने इसे इंक्लूड किया। एंड उसके बाद मैं एक यूजर मैक्रो बना रहा हूँ डिफाइन, और इसकी एक वैल्यू मैं दे रहा हूँ क्यूब, मैं एक बना रहा हूँ क्यूब, और इसकी जो डेफिनेशन, ये एक इनपुट लेगा x, और इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूं x इंटू x। ओके, ये इसका डेफिनेशन है क्योंकि क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैल्यू है। एंड आफ्टर दैट मैं इंट में लिख रहा हूं मैं, एंड ये मेरा नॉर्मल स्केलेटन। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, हम लोगों ने जब टर्बो सी में जब किसी प्रोग्राम को रन किया था तो आप लोगों को मैंने एक चीज शो किया था कि जब आप इवन दो 10 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं पर जब उसे कंपाइल करते हैं तो वो अराउंड उसे 300 लाइन ऑफ कोड दिखाता था। याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। आज हम वहां पे हम लोगों ने उसे इन डेप्थ स्टडी नहीं किया था। आज हम उसी चीजों को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, क्यों वो 300 ऑफ लाइन हो जाते हैं और कैसे वो चीजें कन्वर्ट होती है। स्टेप बाय स्टेप हम आज उस चारों स्टेप्स को, ये जो चारों स्टेप्स हैं आज हम उस पर फोकस करेंगे कि प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, कंपाइलिंग कैसे होती है, असेंबली लैंग्वेज में कैसे एक प्रोग्राम दिखता है, दैन लिंकिंग पे। ओके, इन चारों चीजों पे आज हम बात करेंगे। ओके, ये मेरा प्रोग्राम है और मैंने अभी एक सिंपल सा सिंटैक्स बनाया है, एक ब्लॉक डायग्राम। अब मैं कुछ चीजें अब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल printf, मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मेरा एक तरह से एक stdio से हो गया मेरा printf, एंड देन आफ्टर दैट मैं imb से यूज करता हूँ add, या ओके एड वॉइड मैं यूज कर लेता हूं ताकि वहां से कोई रिटर्न मुझे ना देना पड़े। ओके, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एड्रेस यूज करते हैं ताकि एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं बनाना चाह रहा हूं।
एड्रेस को ये करते हैं, वो जस्ट प्रिंट करेगा एक एड्रेस फॉर्मेट यहाँ पे। एंड द थर्ड थिंग, अब मुझे मैक्रो भी यूज करना है, तो मैक्रो यूज करने के लिए मैं प्रिंट एंड परसेंटेज डी जो वैल्यू होगी, और यहाँ पे मैं क्यूब को कॉल कर रहा हूँ, क्यूब, और इसे एक वैल्यू दे रहा हूँ मैं 12 या 13, मैंने एक वैल्यू दे दी कि भाई आप 13 का क्यूब यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्लियर है सभी को ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा यहाँ पे? यस सर। एक लास्ट मैं एक और प्रिंट एफ दे देता हूँ इसे, और ताकि मेरा आउटपुट क्लियर हो जाए। सभी को क्लियर है प्रोग्राम? बेहद सिंपल, मैंने एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा है, और हाउ प्रोग्राम गेट कंपाइल्ड, ये मेरा आज का प्रोग्राम का टॉपिक है कि मैं क्या यूज कर रहा हूं इस पे। ओके, अब इसे हम सिंपल कंपाइलेशन परफॉर्म करते हैं, या इसे मैं बेटर है एक नए फाइल पे करूं मैं, और टच cmp cd ओके। फाइल एग्जिस्ट। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ता है कि अगर आपके में कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसे आपको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, और मैं इसे ओके मैं इसे मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ। ओके गुड। अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि जो मेरा COMP फाइल है उस पर मुझे दो चीजें और पुट करनी पड़ेगी ताकि आप क्लियरली उसे देख सके। मैं जस्ट कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ इस पर। ओके, ओके यहाँ पे अब मेरे जो एक्सप्लोरर फाइल है, तो आप लोग ज्यादा बेटर पे आप देख सकते हैं इसे। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक मेरा सोर्स कोड है और एक हेडर फाइल है जिसे मैं यूज कर रहा हूं। और अब मैं करता हूं g++happy.c। ओके, जैसे ही कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे आप लोगों को एक a.out एक फाइल दिखा, एक नया फाइल वहां पे क्रिएट होता है a.out, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ऑन उबुंटू पे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आउटपुट फाइल। एंड अगर आप विंडोज पे हैं तो .a.exe जनरेट होता है आपके में, जिन लोगों ने किया होगा, और इसे मैं रन कर सकता हूँ a.out। ठीक है, और उसने यहाँ पे मुझे आउटपुट दे दिया, जो भी उस पे पर्टिकुलर ऑपरेशन था मैंने जो हैप्पी पे किया था। क्लियर है वॉइस मेरी? यस सर। यस सर। सर इसे F5 वाले में सेट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? किस वाले में? सर मतलब इस क्या कहते हैं, पूरे कंपाइलेशन और रनिंग को F5 में सेट करने से कुछ नुकसान तो नहीं कोई है ना? नुकसान नहीं। तो देखो, मुझे ये टर्मिनल चलाना पसंद है, इसलिए मैं इसे टर्मिनल पे ऑपरेट करता हूँ। आप चाहें तो कोड रनर भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, मैंने उसका भी ऑप्शन आप लोगों को दिया है कि आप लोग कोड रनर यूज कर सकते हैं। कोड रनर ये सारा जो तामझाम है वो आपके लिए कर देगा। ठीक है,
पर एक प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये पसंद है कि मैं चीजों को खुद से मैनुअली उन चीजों को ऑपरेट करूं, ये मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन आप लोगों को बताया था, कोड रनर, जो आपके लिए ये सारा काम जो है वो कर देगा। ओके, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोड रनर। ओके, हाँ, ये कोड रनर मेरे में है, मैंने उसे डिसेबल कर रखा है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे उसने आउटपुट दे दिया और यहाँ पे एक नया फाइल बनता है जो एग्जीक्यूटेबल है a.out। अगर मुझे उसे मैनुअली चेंज करना है, अगर उसका नाम मैं चाहूँ तो मुझे अगर हैप्पी के नाम से ही चाहिए तो मैं उसे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा। सिंटैक्स है, मैं यहाँ पे लिखूंगा G++-O एंड happy.c। जिस फाइल को मुझे कंपाइल करना है और जिस नाम से मुझे नया फाइल बनाना है, मुझे happy.out ही बनाना है। और मैंने उसे किया have no such file or directory, just a minute। -o। ओके, उसने यहाँ पे happy.out अब एक बना दिया जो मेरा एग्जीक्यूटेबल है। तो आपको एक थोड़ा सा वहां पे चेंज परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? यस सर। ओके, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम, प्री प्रोसेसर की या प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो जब आपको प्री प्रोसेसिंग अगर चेक करनी है तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, G++-E and happy.c। ओके, यहाँ पे कुछ एक लंबा चौड़ा कोड यहाँ पे मुझे प्रिंटेड मिला, जिसे मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इससे काम करता हूँ, pre.txt पे मैं इसे स्टोर करा देता हूँ। यहाँ पे एक और फाइल मुझे मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे pre.txt। मैंने क्या किया, जो भी उस कमांड से आउटपुट था उसे डायरेक्ट कर दिया pre.txt, और मुझे pre.txt विजिबल है, मैं इसे रीड कर सकता हूँ कि इसमें क्या क्या प्री प्रोसेसिंग के बाद एक सी फाइल पे क्या क्या चीजें होती हैं। ये उसका प्री प्रोसेस्ड कोड है। देख सकते हैं कि जो एक सिंपल सा मेरा कितने लाइन का, आई थिंक जो 25 लाइन का है, जो भी क्योंकि मैंने काफी सारे कमेंट्स यूज किया है, वो एक्चुअली में प्री प्रोसेसिंग के बाद या उस प्रोसेस के बाद उसकी जो लेंथ है वो कहाँ तक चली गई है। ये देखो, ये पूरा प्री प्रोसेस्ड है और इसमें बहुत सारी चीजें जो मेरे सिस्टम से रिलेटेड हैं और जो हेडर फाइल्स जो मैंने यूज किया उसमें दिए गए हैं। ओके, इनमें से कुछ चीजें जो हम रीड कर सकते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम रीड करें और जो रिलेटेड हमें लगेंगी। ये पूरा वो फाइल है जो एक सिस्टम जनरेट करता है प्री प्रोसेसिंग के बाद। अभी कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है इसमें, जस्ट ये ऐसा सिंपल दिखता है। ओके, जस्ट अ मिनट, कुछ नीचे चलते हैं अपन इसकी डेप्थ पे। देखो यहाँ पे अराउंड 2000 पे पहुंच चुके हैं अपन, 2000 लाइन ऑफ कोड एंड स्टिल कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ जाना पहचाना मिला। देखो, इस लाइन से पहले जितनी भी चीजें थी, आई थिंक वो stdio से है, क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते तो हम उसे नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन से 2536, इस लाइन के बाद हमें एक जाना पहचाना नाम मिलता है 24 imb.h से। ओके, उसके बाद एक कॉलिंग मिलती है हमें int add, और ये जाना पहचाना फिर सिंटेक्स स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोग जो देख रहे हैं वो मेरा imb हेडर फाइल है ये। ठीक है, वहां पे मैंने एक ऐड बनाया, अब इसे मैच करते हैं थोड़ा सा, imb पे चलते हैं। देखो उसने क्या किया, उसके जो जितने भी चीजें थी जो उसे अनयूज्ड लगी मुझे तो खोलने नहीं दे रहा है। जस्ट मिनट, मैं टर्मिनल अपना ड्रॉप करता हूँ। ओके, विजिबल है सभी को? सभी को विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड।
जस्ट अ मिनट, देखते हैं वहां पे, फिर से स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। ओके गुड। ये मेरा imb.h से स्टार्ट कर रहा है, imb.h। ओके गुड। ओके, यहाँ पे उसका डेफिनेशन देख सकते हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल चीजें स्टार्ट हुई हैं, उसने क्या किया, imb.h को एज इट इज वहां पे कॉपी करना स्टार्ट किया। देखो 29 ऑफ लाइन है, imb.29 लाइन पे उसे एक डेफिनेशन मिला था, उसने उस डेफिनेशन को वहां से कॉपी किया है। प्री प्रोसेसिंग चल रही है अभी, यानी कि जो भी हेडर फाइल्स इंक्लूड है उसमें, उसके सारे कोड्स को मिक्स करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट किया उसने, ठीक है। और उसके बाद उसने ये वाला पोर्शन देखो, वो क्या कर रहा है, जितने भी कमेंट वाली चीजें हैं उनको अवॉइड कर रहा है वो उसमें पुट करने से। मैंने बताया था आपको कि कमेंट वाली चीजों को कंपाइलर नहीं पढ़ता, वो उस पर इंटरेस्ट नहीं रखता। तो जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप है उसी से ही आपका कमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ से देखो, ये इंट सी वाली लाइन पे मेरा, जबकि मैंने एक कमेंट दिया है लोकल वेरिएबल, उसने उस कमेंट को इग्नोर कर दिया है। क्लियर हो पा रहा है सभी को? यस सर। गुड। एक तरह से बोल सकते हैं हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर किसी एक प्रोग्राम का, और उसके बाद उसने इसे भी इंक्लूड किया है। दैट मीन्स उसने पूरा जो imb.h है वो पूरा हेडर फाइल उसने उस पर्टिकुलर ये पे कॉपी किया है। ये अभी प्री प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, प्री प्रोसेसिंग को मैंने एक टेक्स्ट फाइल पे स्टोर कराया है। ओके, और इसके बाद उसने पूरा मेरा जो imb.h है उसे एज इट इज उसने कॉपी किया है। ओके, और उसके बाद देखो यहाँ से 11th लाइन से जो happy.c है, वहां के 11th लाइन से उसने उसे पिक करना स्टार्ट किया है। दैट मीन्स उसने इतना तो प्री प्रोसेसिंग में कर चुका था, और आई थिंक उसने इसे 12th लाइन को भी कहीं रिप्लेस किया है। ओके, 12th लाइन को वो एग्जैक्टली जिस लोकेशन है वहां से रिमूव करेगा वो। देखते हैं आगे। ये देखो, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है उसे उसने कैसे बना दिया, 13 × 13 × 13। देख पा रहे हैं जो एक्चुअल वहां पे जो 20th लाइन पे जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था क्यूब, उसने उसके डेफिनेशन से उसे रिमूव कर दिया। क्लियर है सभी को कि उसने क्या किया, यस सर। बाकी लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, और जो sir. टोटल लाइन देखो, जो टोटल लेंथ ऑफ कोड है वो 2638, और जबकि मैंने सिर्फ 25 लाइन ऑफ कोड लिखा है, मतलब मैक्सिमम जो मेरा लेंथ था वो इतना था, और यहाँ पे कुछ और मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप के बाद है। अब क्लियर है आपको कि प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या हो रहा है? पहला हो रहा है कि वो जो कमेंट्स है उसे रिमूव कर दे रहा है, एंड द सेकंड थिंग, वो हेडर फाइल को, पूरा हेडर फाइल्स के जितने भी कोड्स है उनको वो मेरे सोर्स फाइल पे पुट कर दे रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज, वो मैक्रोस को एक्सपैंड कर दे रहा है, या मैक्रोस को रिप्लेस कर रहा है उनके एक्चुअल डेफिनेशन से। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, Good. sir. Yes, sir. सर, यस सर। बहुत अच्छे। ठीक है, मुझे फिर से मेरा टर्मिनल लाना पड़ेगा। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, हम वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। ओके, दैट मीन्स आप लोगों को प्री प्रोसेसिंग कैसे होता है ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया कि हम उसे चेक कर सकते हैं -e से। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, example.c हेडर फाइल, example.c एक सोर्स फाइल के साथ, वो आप चेक कर सकते हैं जो भी जीसीसी पे है। ओके, एंड प्री प्रोसेसिंग में एक्सपेंडिंग हेडर फाइल्स को वो इंक्लूड करता है, एंड एक्सपेंड करता है मैक्रोस को, रिमूव करता है नॉन कोड्स या कमेंट्स को। ये चीजों के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कंपाइलिंग का होता है। कंपाइलिंग मींस कन्वर्टिंग द प्री प्रोसेस्ड फाइल इनटू असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको assembly.s एक्सटेंशन का एक फाइल जनरेट होता है, जो जनरली जब हम कंपाइलेशन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें कंपाइलर ऑटोमेट कर लेता है खुद से, और ये हमें शो नहीं करता उन सारे स्टेप्स को। वो हमें सोर्स कोड शो करता है और एग्जीक्यूटेबल कोड शो करता है, दो ही चीजें शो करता है जनरली। ठीक है, ये भी विजिबल नहीं होता, इसे चेक करते हैं आपकी कैसे, उसका जो पर्टिकुलर जो असेंबली फाइल है वो कैसे नजर आता है। क्लियर? नेम ऑफ माय फाइल इज happy G++, and just a minute.
G++ and -s happy.c। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक नया फाइल मिलेगा, देखो happy.s, मुझे एक नया फाइल वहां पे मिला, और happy.s ये मेरा असेंबली कोड है उस पर्टिकुलर जो भी मेरा सोर्स कोड था उसका एक असेंबली है ये। ऐसे फिर से रिमूव करता हूँ। ओके, और देखते हैं इसमें कुछ सिमिलैरिटी आए कि इस पे हम कुछ रीड कर सके। अब असेंबली कोड पे है, देखो अब असेंबली को रीड करना कितना मुश्किल होता है। अब शायद आप लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पे जो कोडिंग्स लिखी हुई हैं कुछ कुछ ही मैं समझ पा रहा हूँ। पुश एंड परसेंटेज RBP एंड मूव, MOV, मूव मतलब होता है आपका किसी वैल्यू को वन स्टेप वन पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जिसे मूव करते हैं। ओके, क्लियर है? यहाँ पे ये एक असेंबली फाइल है, जो आपका प्रोग्राम आपने लिखा है वो असेंबली में ऐसा कुछ नजर आता है, जहाँ पे सिर्फ मूव एंड ये पूरे ये सारी चीजें आपका जो ऑपरेशंस हैं ये कमांड्स हैं। ठीक है, असेंबली में ये सारे कमांड्स हैं। कॉल, प्रिंट, यहाँ पे देखो ये मुझे मतलब ये देखो हमें कुछ मिला है, कॉल प्रिंट एफ एंड @LP समथिंग, और आई थिंक ये यहाँ पे इसे कॉल कर रहा है प्रिंट एफ को। एंड उसके बाद जो है हमें मिला है स्कैन एफ, एक स्कैन एफ का भी यहाँ पे है, कुछ रीड कर रहा है वो। एंड आफ्टर दैट scanf कॉल प्रिंट, और आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे एक डेफिनेशन, ये देखो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग मेरा एक्चुअली में एड्रेस है, जो मेरा वहां पे जो imb.h जो हेडर फाइल है वहां पे डिफाइंड है ये स्ट्रिंग, क्योंकि हमने एड्रेस को कॉल किया है तो एड्रेस को आई थिंक वो एक्सपैंड कर रहा है अब यहाँ पे, और जो भी चीजें हैं उसे वो अपने हिसाब से अरेंज कर रहा है असेंबली में। ओके, और यहाँ पे भी जो उसके बाद की चीजें हैं देखो वन बाय वन, आप अब जैसे ही आप उसे इन डेप्थ आप रीड करना स्टार्ट करेंगे आपको हर एक चीज एक एक सिमिलैरिटीज उसमें से मिलती जाएगी। ये एक्चुअली मेरा हेडर फाइल के कुछ कंटेंट्स मुझे वो शो कर रहा है, मैं पूरा तो मुझे भी रीड मैं नहीं समझ पाऊंगा उसे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, जो ये वाली लाइन है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो ये जो प्रिंट एफ मेरे हैं ये यहाँ पे है, देखो फॉर माई स्टूडेंट्स एंड @स्ट्रिंग मेरा नाम है, एंड दैट लिंक्डइन एंड डेट है, जो डेट जिस डेट पे ये किया, और इन सभी को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से मुझे कुछ फ्यू लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए अगर मुझे इतने लाइन ऑफ इतना कॉम्प्लेक्स अगर मुझे लिखना पड़ा असेंबली, तो क्या मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि क्यों हम हायर लेवल लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए एज कम्पेयर टू असेंबली। अगर आपको कोई छोटी सी चीजों को भी अगर असेंबली में लिखना है तो वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर है? यस सर। गुड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है, हमने असेंबली देख लिया एंड असेंबली देख लिया हम लोगों, क्योंकि जब भी आप कंपाइल करते हैं वो कन्वर्ट कर देता है आपकी कोड को प्री प्रोसेस्ड कोड टू असेंबली कोड। ओके, जिसका एक्सटेंशन .s होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज असेंबली टू मशीन लैंग्वेज या असेंबली टू बाइनरी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो उस असेंबली से उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। इसे चेक करते हैं कि कैसा दिखता है जब हमारा कोड असेंबली टू बाइनरी में जाता है। -c से इसे चेक करेंगे। मैंने उसे फिर से वहां पे स्टॉप किया, और यहाँ पे देखो happy.o एक बाइनरी फाइल मेरा यहाँ पे बना है, जो जनरली ये रीडेबल नहीं है, पर अगर आप इसे डू एनीवे करेंगे तो आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये एक बाइनरी फाइल है जो जनरेट हुई है, और
ओके हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसलिए है क्योंकि ये एज इट इज आया है, ये आपका एक्चुअल में imp.h, इसने इस वाले पोर्शन को एज इट इज वहां पे शो किया है क्योंकि वो कमेंट है। ओके ये आपका एक बाइनरी फाइल है जिसे मैंने फोर्सफुली यहाँ पे व्यू करने के लिए ये किया है। आपका अगर एडिटर दूसरा होगा तो आपको कुछ और शो करेगा, पर ये 0 और 1s के कॉम्बिनेशंस में होता है, बहुत सारे 0 0 समथिंग स्पेशल सिंबल्स के साथ ये कुछ लिखा होता है, प्रिंट स्कैन स्टैक फेल और समथिंग बहुत सारा। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल में एक ये बाइनरी फाइल है, और इस बाइनरी फाइलिंग के बाद जो लास्ट स्टेप आपका जनरेट होता है, ये बाइनरी या असेंबली टू बाइनरी कन्वर्ट होने के बाद जो लास्ट स्टेप है उसे लिंकिंग बोला जाता है। ठीक है, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट कोड, जो मेरा कोड जनरेट हुआ था या मशीन कोड, इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, वो उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। और क्योंकि ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉरी, जो लिंकिंग का प्रोसीजर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिपेंडेंट होता है कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका रन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपका आउटपुट जनरेट करता है या एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप विंडोज पे है तो वो नेक्स्ट स्टेप जब लिंकिंग के बाद .exe फाइल जनरेट करेगा, और अगर आप उबुंटू में है तो वो .out जनरेट करेगा। और लास्ट स्टेप को चेक करने के लिए हम लोग सिंपल जो हम लोग पहले नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं वही हमें करना होता है, और वो ऑटोमेटिकली हमें .out हमें दे देता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है चीजों को, पर अगर आप इन्हें समझ पाएंगे तो आप बेहतर वे पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं किसी को कि कौन कौन से स्टेप पे फाइल्स जनरेट होते हैं। अगर आप इसके अलावा अगर आप लोग टर्बो C++ पे हैं तो वहां पे कुछ डिफरेंट फाइल्स और भी जनरेट होते हैं। जब आप किसी भी एक प्रोग्राम को टर्बो C++ में सक्सेसफुली कंपाइल करते हैं तो वहां पे 3 एडिशनल फाइल्स आपके और जनरेट होते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो प्रोग्राम सोर्स कोड का नाम अगर example.c है तो वहां पे एक और फाइल जनरेट होगा आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, example.bak। इस BAK का फुल फॉर्म होता है बैकअप फाइल, एंड example.obj इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे जनरेट होता है, एंड द थर्ड वन इज example.exe which is executable file। सो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पे हो जाता है, ये एक फर्स्ट मेरा सोर्स फाइल, सोर्स कोड, एंड देन बैकअप कोड, ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। 4 फाइल्स वहां पे क्रिएट होती हैं, और ये चारों फाइल्स विजिबल होती हैं आपको। आप आपके टर्बो C++ के जो डायरेक्टरी है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। बीन के अंदर आपको .c मिल जाएगा, और आपको आई थिंक .bak मिल जाएगा आपको बीन के अंदर, और obj और .exe भी आपको आसपास के जो फोल्डर्स हैं उसी पे मिल जाएंगे, सोर्स फोल्डर पे आई थिंक। क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक का? Yes, sir. Yes, sir. ओके ये तो था आपका एक छोटा सा एक ओवरव्यू की जब आप कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को तो एक्चुअल में कौन कौन से स्टेप्स आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका जहां पे आपका एक एडिटर पे आप .c फाइल लिखते हैं। द सेकंड स्टेप इज प्री प्रोसेसिंग, थर्ड स्टेप इज असेंबली जहां पे वो आपका असेंबली कोड जनरेट होता है। द फोर्थ स्टेप इज आपका आउटपुट कोड जो एक होता है ऑब्जेक्ट कोड जो वहां पे जनरेट होता है। फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज आपका एग्जीक्यूटेबल जनरेट होता है। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबली एंड लिंकिंग। किसी को डाउट है इतने स्टेप्स पे, 4 स्टेप्स पे? जनरली जो हमें दिखाई देता है वो सिर्फ लिंकिंग के बाद का, ये चारों प्रोसेस जो हमारा कंपाइलर है वो हाइड, या जो हमारा एडिटर है वो हाइड कर लेते हैं। ठीक है, और हमें आफ्टर एक तो दिखता है वो फाइल दिखता है जो इससे प्री प्रोसेसिंग से पहले वाला फाइल दिखता है जो हमें .c से हम डिनोट करते हैं, और जो लास्ट फाइल दिखता है वो आफ्टर लिंकिंग दिखता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इस पे? नो सर। गुड।